Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Today our lecture is about Constitution of Pakistan part 1. तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक वे ऑफ लाइफ है फॉर अ स्टेट। जैसे हम एक इंसान को कोई वे ऑफ लाइफ देते हैं, जैसे इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, हमें एक मुकम्मल पूरा ज़िंदगी का तर्ज़ अमल सिखाता है कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी होगी। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर अ स्टेट कि स्टेट जो है वो कैसे रन आउट करेगी, स्टेट किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगी, कौन से उसके पिलर्स होंगे और किस तरह से रन करेगी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे लफ्ज़ों में हम एक जो है सुप्रीम डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो अब आ जाते हैं पार्ट 1 के ऊपर कि भाई पार्ट 1 जो है हमें क्या कहता है। और अगेन पार्ट 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रीफली ये बता दें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके टोटल कितने आर्टिकल है, ये भी आपको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि MCQs में पूछा जाता है कि टोटल आर्टिकल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल जो है वो 280 आर्टिकल है, 7 स्केजुअल्स हैं उसमें, जिसमें से 6 और 7 ओमिटेड है, रिमेनिंग 5 जो है डिफरेंट चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं पार्ट 1 के ऊपर। अब पार्ट 1 हमें क्या कहता है। पार्ट 1 जो है हमें बताता है रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। Pakistan shall be the federal republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter as to Pakistan। अब यहाँ पे ये हमें क्या कह रहा है, आर्टिकल 1 हमें सिंपली ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान का नाम क्या होगा, पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाएगा। तो पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का नाम जो कंप्लीट नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये MCQs तो बन सकता है, ये तो कॉमन सी बात है कि भाई ये MCQs आ सकता है, पाकिस्तान शैल बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पर यहाँ पे ऐसे भी MCQs बन सकता है, पाकिस्तान शैल बी डैश टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को हम फेडरल रिपब्लिक का ऑप्शन हटा कर आगे पूरा नाम दे दें और फेडरल रिपब्लिक हटा दें। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक है, तो अगेन अगर ऑप्शन आ जाए पाकिस्तान शैल बी डैश टू बी नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए फेडरल रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक, खाली रिपब्लिक, तो आप किस पे टिक करेंगे। तो जब भी आप स्टडी करें तो सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं एक आर्टिकल के, उसमें से पॉसिबल कितने MCQs बन सकते हैं उन पे ज़रूर फोकस किया करें कि भाई इस आर्टिकल में से कितने इम्पोर्टेंट जो वर्डिंग है, कौन सी इम्पोर्टेंट वर्डिंग यूज़ की गई है और कौन से पॉसिबल MCQs बन सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं सब क्लास 2 में। द टेरिटरीज़ ऑफ पाकिस्तान शैल कंप्राइज। अब पाकिस्तान की टेरिटरीज़ किस पे कंप्राइज होगी, यहाँ पे सिंपली बिल्कुल सिंपलीफाई बताया गया है कि भाई 4 प्रोविंसेस होंगे, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। ए में ये बताया गया है, बी में बताया गया है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी होगा। तो अब हम पाकिस्तान की अगर टेरिटरी को कंप्राइज़ करें तो पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल करेगी, 4 सूबों पर और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अब सब क्लास C में क्या कहता है, सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज आर एज और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एसेशन और अदरवाइज। अब हमें सब क्लास C क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो है कोई भी आगे चल के फर्दर स्टेट्स या टेरिटरीज़ कोई और ज़मीन इंक्लूड की जा सकती है बाय असेशन। ठीक है। अब सब क्लास 3 में क्या कहा जा रहा है, मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स और एरियाज़ ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, जो मजलिस शूरा है, उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, नई जो भी स्टेट्स हैं या न्यू एरियाज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है, उनको पाकिस्तान का हिस्सा बना सकती है। पार्लियामेंट के पास ये क्या है, पावर है, इख्तियार है। तो यहाँ पर भी MCQs बन सकता है कि किसके पास पावर है, देश में बाय लॉ एडमिट इनटू फेडरेशन न्यू स्टेट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे पहले जो है मेरा ये है कि पूरा आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ एक डिस्कस हो जाए, उसके बाद हम MCQs पे आएंगे कि MCQs कैसे पॉसिबल बन सकते हैं। ओके।
अब सब क्लास यहाँ पे आर्टिकल 2 में आ जाते हैं, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। अब इस्लाम जो है वो क्या होगा, हमारा रिलीजन होगा, पाकिस्तान का एक स्टेट रिलीजन होगा। अब यहाँ पर भी अगेन 2 MCQs बन सकते हैं। इस्लाम शैल बी देश रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट, प्रोविंशनल या फेडरल कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे स्टेट रिलीजन है। और यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, देश शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, कौन सा? तो इस्लाम जो है हमारा एक स्टेट रिलीजन है। उसके बाद 2A में क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन, द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिप्रोड्यूस इन द एनेक्स आर हेयर बाय मेड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा हिस्सा मान रहे हैं, कौन सा हिस्सा बना रहे हैं, सब्सटेंटिव पार्ट। इस वर्ड को आपने याद रखना है, सब्सटेंटिव पार्ट। हम उसको क्या बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का एक सब्सटेंटिव पार्ट बना रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1940 में पास हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ही हमारे इस्लाम के प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो इस वजह से जैसे कि हमारी स्टेट भी इस्लामिक है, तो इस हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको हम क्या बना रहे हैं, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अगर उसकी वायोलेशन होगी तो ऐसे समझा जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्या हुई है, वायोलेशन हुई है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे क्या मकसद है इस आर्टिकल का? सिंपल मकसद है, इसकी हेडिंग में से ही पता चल रहा है। दी स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टेट क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि किसी भी किस्म की जो नफ़रत है, कुछ भी किस्म की जो नफ़रत फैली हुई है लोगों के बीच में या फंडामेंटल प्रिंसिपल के रिलेटेड कुछ है, तो उसको क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी। किसी भी फॉर्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी। उसके बाद आर्टिकल 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं मगर यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है, आर्टिकल 4, राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड विथ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं टू बी डील्ड विद द लॉ, एक इंसान को लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाना, वो उसका क्या है, एक इनएलिएनेबल राइट है। एक इनएलिएनेबल राइट मतलब ऐसा राइट जो कि उससे सेपरेट ना किया जा सके, उसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो इन सिंपल इस आर्टिकल का मतलब ये है कि कोई भी सिटीज़न है, कोई भी इंडिविजुअल है स्टेट का, तो उसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ ही ट्रीट करेंगे। जो लॉ ने उसको राइट दिए हैं उन हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। जो लॉ उसको दे रहा है राइट, उस हिसाब से ही हम उसको वो चीज़ करने देंगे। और जो लॉ उसको रोक रहा है जिस चीज़ से करने के लिए, हम उसको करने से भी रोकेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ हर किसी को ट्रीट किया जाएगा। ये आर्टिकल हमें ये बताता है। अब इसकी हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल हमें इसकी बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या है। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with the law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी प्रोटेक्शन हमें लॉ देता है, वेदर इट इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेदर इट इज़ अ राइट ऑफ इक्वलिटी, वेदर इज़ अ राइट ऑफ एजुकेशन, कोई भी फंडामेंटल हमारा राइट है या कोई भी किसी भी और लॉ के अंदर हमारा कोई राइट है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो राइट जो है एक तो उनका इनएलिएनेबल राइट है और उनको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ट्रीट किया जाएगा। हर सिटीज़न को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ट्रीट किया जाएगा और उनको पूरा हक है कि जो भी लॉ उन्हें प्रोटेक्शन देता है वो उसको क्या करे, एंजॉय कर सकें। उसके बाद सब क्लास 2 हमें क्या कहता है, नो एक्शन डिटर्मिनल टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा एक्शन किसी की भी ज़िंदगी के ख़िलाफ़, किसी की रेपुटेशन के ख़िलाफ़, किसी की प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़, किसी की बॉडी के ख़िलाफ़ नहीं लिया जाएगा जब तक के लॉ के तहत रिक्वायर्ड ना हो, जब तक के लॉ के तहत रिक्वायर्ड ना हो। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है।
तो अब इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, वो ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी बंदा है, हम उसको ऐसे उठा के जेल में नहीं भेज सकते, उसको ऐसे उठा के हम अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसने कोई ऑफेंस ना किया हो, उसने कोई जुर्म ना किया हो। ठीक है, तो इसका सिंपल मकसद ऐसे है कि मतलब किसी भी बंदे को हम ऐसे ही उठाकर किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसने कुछ ऐसा कॉन्ट्ररी टू द लॉ ना किया हो, अगेंस्ट लॉ जब तक ना किया हो। ठीक है, उसके बाद नो पर्सन शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और आगे ये है कि किसी भी बंदे को हम कोई भी ऐसा अमल करने से रोक नहीं सकते जिसके लिए वो जो है जिसको उसने लॉ ने रोका ही ना हो, जिसको उसने लॉ ने रोका ही ना हो तो हम उसको रोक नहीं सकते। लेट सपोज़ किसी का काम है कि किसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करना, वो उसका काम है, बाउंड बाय लॉ है, उसकी ड्यूटी है, गजेटेड ऑफिसर है, वो कर सकता है किसी के डॉक्यूमेंट अटेस्ट, और हम उसको रोक दें कि भाई आप इसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट ना करें, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि उसको लॉ ने इजाज़त दी हुई है ये काम करने के लिए, वो गजेटेड ऑफिसर है, वो चाहे तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकता है, चाहे तो खुद अपनी विल पे ना करे, पर हम उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब लॉ ही नहीं रोक रहा उसको तो हम भी उसको रोक नहीं सकते। अगर हम रोकेंगे तो हम जो है एक किसी न किसी ऑफेंस के लिए जो है मुजरिम हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है क्लास सी, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू डू which the law does not require him to do so। अभी यहाँ पे ऊपर क्या था, ऊपर वाली क्लास में ये था कि हम किसी बंदे को रोक नहीं सकते कोई ऐसा काम करने के लिए जिसको लॉ उसको रोक नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि किसी भी बंदे को हम कोई चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप ये चीज़ करो, लाजमी करो, जो कि लॉ ने उसको बोला ही नहीं है। लेट सपोज़ कोई पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है FIR रजिस्टर करना, अब उसका इन्वेस्टिगेशन करना तो काम नहीं है, तो फिर अब हम उसको कंपेल नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप जो है ना जो है इन्वेस्टिगेशन भी आप करें, या इन्वेस्टिगेशन में आप ये चीज़ें करें या हेल्प आउट करें हमें, तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है, बाय लॉ ने उसको काम वो दिया ही नहीं है, उसका काम है सिर्फ़ और सिर्फ FIR लॉन्च करना। ठीक हो गया। तो कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, लाजमी नहीं है पुलिस ऑफिसर का एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है किसी भी काम के लिए, अगर वो उसको लॉ रिक्वायर्ड नहीं कर रहा, लॉ उसको पाबंद नहीं कर रहा, तो हम भी उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर हम उसको मजबूर करेंगे तो हमारे ऊपर जो है वो सेक्शंस लग सकते हैं पाकिस्तान पिनल कोड के कि भाई इसने जो है फोर्स का या जो है अंडू इन्फ्लुएंस का जो है एक ऑफेंस कमिट किया है, किसी को मजबूर करने का या थ्रेट करने का एक ऑफेंस कमिट किया है, जुर्म कमिट किया है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 5 के अंदर, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। अब यहाँ पे क्या है, लॉयल्टी, सच्चाई, ईमानदारी स्टेट के लिए हर सिटीज़न की क्या है, एक बेसिक ड्यूटी है। यहाँ पे भी MCQs बन सकते हैं आपके लॉ गेट में या किसी भी कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम के लिए कि भाई लॉयल्टी टू द स्टेट एवरी सिटीज़न की क्या ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है। तो इट इज़ अ बेसिक ड्यूटी, क्योंकि जो भी लॉ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका क्या होता है, आपकी जो बैरेक्ट की एग्जैक्ट जो लैंग्वेज होती है वो आपके MCQs एज अ फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं। जो वहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड मेंशन है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आपको MCQs दिया जाता है। तो यहाँ पे दो किस्म के MCQs बन सकते हैं। डैश टू द स्टेट इज़ अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। अब लॉयल्टी को हटाकर भी आपको MCQ दिया सकता है, यहाँ पे आ सकता है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लॉयल्टी। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, हर सिटीज़न की क्या है, बेसिक ड्यूटी है। उसके बाद आ जाते हैं ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न वेर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स विद इन द पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ओबीडेंसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ताबेदारी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, कॉन्स्टिट्यूशन के उसूलों को मानते हुए चलना, वो क्या है, हर सिटीज़न की एक ड्यूटी है। मगर कौन सी ड्यूटी है, इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटी। तो हर सिटीज़न की ओबीडियंस करना कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी ड्यूटी है, इनवायलेबल ड्यूटी है। मतलब कि उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, उसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, उसके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हम कभी भी नहीं जा सकते। हर सिटीज़न की ये एक इनवायलेबल ड्यूटी है।
उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन आर्टिकल 6। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ हाइड्रोजन स्टार्ट करने से पहले, वैसे सारे ऑफेंसेस के लिए हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड मौजूद है, जहाँ पे मर्डर, रेप, डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, एवरी ऑफेंस इज़ मेंशन्ड। वहाँ पे हर ऑफेंस मेंशन है, मगर ये वाहिद एक ऐसा ऑफेंस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हाई ट्रिज़न, जिसको हाई ट्रिज़न के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिकल 6 में मेंशन है। इसमें से भी MCQs बन सकते हैं। हाई ट्रिज़न इज़ मेंशन अंडर डैश आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर हाई ट्रिज़न मेंशन है, आर्टिकल 6 के अंदर मेंशन है, या ऐसे आ सकता है आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट हाई ट्रिज़न, लॉयल्टी ऑफ द स्टेट, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये भी MCQs बन सकता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज है क्या। Any person who abrogates or subvert or suspends or hold in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। अब यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है कि कोई भी बंदा, चाहे PM हो, कोई भी हो, CM हो, कोई भी बंदा हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन, ठीक है। एनी पर्सन की डेफिनेशन में क्या रहा है, एनी पर्सन, कोई भी बंदा अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहे, उसमें कोई तब्दीली लाना चाहे, कौन से तरीक़ों से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ना हो, ऐसे तरीके जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो उनके लिए अगर वो कोई भी ऐसी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाता है तो वो किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा, तो वो मुजरिम होगा हाई ट्रिज़न के ऑफेंस के लिए। ये समझा जाएगा कि भाई उसने क्या किया है, हाई ट्रिज़न का ऑफेंस कमिट किया है, उसके लिए वो गिल्टी हो जाएगा और उसको आफ्टरवर्ड्स पनिशमेंट भी मिलेगी कि आपने ये जुर्म किया है। तो इस जुर्म का मकसद क्या है कि भाई कोई भी अगर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला रहा है, चेंजिंग ला रहा है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होता है, एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका। अब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कौन सा है कि भाई अमेंडमेंट के थ्रू बिल पास हुआ, नेशनल असेंबली में गया, सेनेट में गया, फिर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए गया, तो वो बिल पास हो जाता है, तो वो क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो गया ना। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर कोई जो है वो उसको इमरजेंसी लगा रहा है या कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसमें कोई चेंजिंग लाना चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाना चाह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये गिल्टी है हाई ट्रिज़न के ऑफेंस के लिए। उसके बाद एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन इन क्लास 1 शैल लाइकली वाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रिज़न। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई अगर कोई भी बंदा कोई अगर हाई ट्रिज़न करना चाह रहा है, उसको कोई अबेट करे, वो खुद ना कर रहा हो मगर जो है उसको कोई असिस्टेंस दे रहा है, कोई उसको हेल्प आउट कर रहा है ये चीज़ करने में, हाई ट्रिज़न को कमिट करने के लिए। हाई ट्रिज़न एक ऑफेंस है, अगर उसको कमिट करने के लिए कोई भी बंदा उसकी मदद कर रहा है तो फिर वो भी सेम समझा जाएगा कि भाई ये भी सेम इस चीज़ का मुजरिम है, उसको भी वही सज़ा मिलेगी। इसका मतलब ये है। उसके बाद आ जाते हैं द एक्ट ऑफ हाई ट्रिज़न मेंशन इन क्लास 1 एंड क्लास 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब जो हाई ट्रिज़न का ऑफेंस है वो जो है कोई भी चीज़ उसको वैलिडेट नहीं कर सकती, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट उसको वैलिडेट नहीं कर सकती कि भाई ये जो है वो सही चीज़ हुई या जो है ये एक वैलिड एक्शन था। कोई भी कोर्ट उसको वैलिडेट नहीं कर सकती किसी भी ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे ये मेंशन है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब इसमें सब क्लास है 3। अब यहाँ पे वैसे जहाँ भी आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे अगर कोई ऑफेंस मेंशन है तो उसके साथ उसकी पनिशमेंट भी मेंशन होती है कि भाई ये जुर्म है, अगर किसी बंदे ने ये जुर्म किया तो उसकी ये पनिशमेंट होगी, एंड में पनिशमेंट मेंशन होती है। मगर ये वाहिद ऑफेंस है जिसके अंदर पनिशमेंट मेंशन नहीं है कि भाई अगर कोई हाई ट्रिज़न ऑफेंस कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये मेंशन नहीं है, जस्ट बताया गया है कि कौन दे सकता है। तो यहाँ पे है मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रिज़न। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है, जो हमारी मजलिस शूरा है, वो उसके पास पावर है कि भाई जो भी बंदा अगर मुजरिम होता है हाई ट्रिज़न के ऑफेंस के लिए तो फिर उसको पनिशमेंट देना किसके पास इख्तियार है, उसको पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। होप कि आपको ये जो है पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा एंड दिस इज़ फॉर इट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर वो होगा पार्ट 2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।